तो चलिए देखते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल का जो फुल मॉक टेस्ट 2 था उसमें से जो मैथ के सोल्यूशन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, एडुकेटिव बेस्ड आप देखना टेक्स्ट बुक में वहां पे होगा फुल मॉक टेस्ट में। तो चलिए देखेंगे, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनमें सिर्फ 2% 3% लोग ही लगा पाए। पहले क्या होता था, एक ही दो सवाल ऐसे होते थे जिनमें बहुत कम लोग लगा पाते, मैक्सिमम लोग लगा ले जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है जिसमें 17% लोग लगा पाए। आप इन्हें नीचे देखते रहना, बाकी मैं सॉल्व करा ले रहा हूँ। देखो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे भी अपने एग्जाम की तैयारी करना होता है और प्लस में मेरा भी एग्जाम रीशेड्यूल हो गया था, तो इस वजह से उसमें भी मैं बिजी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी सवाल होंगे वो आपको एकदम जो इजीएस्ट सबसे सरल तरीका जो होगा वही बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले इस सवाल, देखो इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हो जो कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब वाला सूत्र लगा सकते हो। मैं वो फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इसको नॉर्मली तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे कि आप सॉल्व करते हो। देखो यहाँ पे ये भाग में है, इसको नीचे ले आ सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें देखो इसमें भी 84, इसमें भी 84, तो सब में से हम क्या करेंगे, 0.84 पहले हम कामा ले लेंगे। और अंडर रूट में अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक, अंडर रूट बाद में लगा लेंगे जब आंसर लाना होगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे अगर हम कॉमा ले लेंगे इतने में और इतने में, पूरा कॉमा ले लेंगे अगर यहाँ पे 0.84, तो क्योंकि यहाँ पे 384 थे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 0.84 और यहाँ पे 2 बचेगा ना, क्योंकि 3 था, एक निकाल लिया तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0.84 और बटे में हमारा ये 0.16 था। और प्लस में यहाँ पे सिर्फ एक 0.84 बचेगा और प्लस में इसके स्थान पे तो पूरा कामा ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। और उसके बाद में ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा ये जो साइड में है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 का नाम 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आगे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आपस में 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 होता है और 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे तो यानी 4.41 आ जाएगा। और ये 0.84 आगे लिख लेना, ठीक। और प्लस में कितना हो जाएगा, 84, है ना, और प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। इसको पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। और 4 को 1 से जोड़ेंगे तो 4 1 5 जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, हासिल 2 हो जाएगा, 4 ये और 1 ये 5 हो जाएगा, 5 1 हासिल जो था वो 6 हो जाएगा। और गुणे में ये हमारा जो 84, उसके बाद में पूरा +1 हो जाएगा। अब इसको देखो एक काम करो, यहाँ पे क्योंकि 25 है और हमें अगर जब भी 25 हो तो वहां पे 4 ले लिया करो, अगर 4 कहीं से मिल रहा है ना तो ले लिया करो। अगर 4 यहाँ से हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 4 एक 4, ठीक। तो यानी कि ये 0.21 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम देखो, है ना भाई, 0.84 को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, 0.21 गुणे में 4 लिख सकते हो, तो ये 4 ले लिया हमने। अब ये 4 ले लेंगे तो यहाँ पे 4 इसको देंगे तो 25 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक हासिल बचेगा। और 4 छंग 24, 24 एक हासिल जो 25 हो जाएगा। यानी कि 25 को 0.21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा और 25 गुण 50 2 52 और 2 अंक बाद दशमलव, प्लस में ये जो हमारा एक बचा था उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.25 हो जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 2.5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से आप लगा सकते थे। तो देखो उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि ये और ये और ये इसका माध्य अगर 12 है और तो अंतिम 3 का माध्य बताना है, ठीक। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि सबको जोड़ लो और सबको जोड़ने के बाद जितने लोग हो उतने से भाग कर लो, वही माध्य हो जाता है, माध्य हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे है कितने लोग, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस प्लस वालों की एक तरफ कर लेंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और 45 में 25 जोड़ेंगे तो 5 देंगे 50 और 50 20 70 हो जाएगा। 70 10 80, 80 3 83, यानी 83 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाला एक ये है और एक ये है, यानी कि 32 और 21 जोड़ेंगे तो 32 1 33, 33 20 53 और घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो ना, बस इसको सबको जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब क्योंकि प्लस वालों की एक तरफ जोड़ोगे माइनस वाले को घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हो जाएगा प्लस में प्लस का 30 आ जाएगा और बटे में है कितने लोग, 5 लोग हैं तो 5 से भाग कर देंगे, ये हमारा पूरा माध्य हो जाएगा। और सवाल में कह रहे हैं कि ये इस माध्य का वैल्यू कितना है, 12 है, इसका वैल्यू 12 है, ठीक। तो यानी कि 5 तिया गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 60 हो जाएगा, ठीक। इनको तिया गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 5 x बराबर कितना हो जाएगा, 30 5 छक्का 30, x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक।
और कह रहे हैं कि लास्ट के 3 बताना है, 3 का माध्य बताना है। लास्ट 3 कौन है? जस्ट वन सेकंड, इसको थोड़ा सा हम लोग ना मिटा देते हैं। लास्ट के तीनों को जोड़ो और 3 से भाग कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक इसको, 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 तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, 28 10 38, 38 में से 21 घटाएंगे तो एक घटाओगे 37, 37 में से 20 घटाओगे 17 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस का 17, और यहाँ पे जोड़ोगे तो x x x यानी 3x हो जाएगा। बस इसका वैल्यू हमें बताना है और बटे में 3 कर देंगे, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो x का वैल्यू हम पा चुके हैं, कितना? 6, और 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 और 17 जोड़ेंगे तो 18 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? 25, और 25 में 10 जोड़ो 35, तो 35 बटे में 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे 3 से भाग करोगे तो 11 3 33 होता है, यानी 11 और 33 करोगे तो 35 और 33 यानी 2 बचेगा, 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है? 67 होता है ना। 1/3 मतलब 33 और 2 पॉइंट मतलब 67 हो जाएगा। तो 11.67 ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो जहां कंफ्यूजन हो पीछे करके देख लेना। ठीक, मैं क्या बार बार बताऊं। ठीक, देखो इस तरह का सवाल जब कभी भी मिल जाए ना, tan 5x इसमें, तो समझ जाओ कि इसमें ना देखो tan वाला कोई सूत्र नहीं होता है। साइन अगर हो, साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र होता है बस, है ना। tan अगर हो तो खटाक से क्या करना है आपको? वैसे तो हम वाली फिटिंग यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे 14% लोग हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? साइन 7x बटे में यहाँ पे हो जाएगा cos 7x। ठीक, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 5x बटे में cos 5x, ये हो जाएगा। बाकी देखो, बाकी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखो देखो ऊपर वाला वही चीज है, नीचे वाला वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ इनके चिन्ह का बदला, यानी चिन्ह बदला है। हम लोग फालतू कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, हम लोग इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो डायरेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे पूरा बटा लगाएंगे, फिर ये पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाएंगे, बाकी तो सेम सेम लिखेंगे। यहाँ भी सेम सेम लिखेंगे। देखो अगर आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा समय खराब हो जाएगा, क्योंकि लिखोगे उतने में हो सकता है कि अगर माइंड में कर पा रहे हो तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई लिखना पड़ेगा, बस खाली गलती ना हो। ठीक, यानी कि अगर आप कर पा रहे हो तो हो जाए। ठीक, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। और देखो एक चीज और बता दूं, जस्ट वन सेकंड। देखो जैसे मान लो x बटे में, मान लो यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे x² बटे में y लिखा है, तो देखो जब कोई बटा नीचे बटा होता है तो दूसरा वाला जो होता है वो चौथे वाले से कट जाता है, अगर कट रहा हो तो कट जाएगा, यानी कि। और यहाँ भी वही हो जाएगा। देखो ये वाला दूसरा हो जाएगा और इसके बाद कुछ लिखेंगे, फिर बटा लिखेंगे, फिर नीचे आ जाएगा। और क्योंकि दोनों सेम सेम है तो ये वाला और नीचे वाला जब हर बराबर करेंगे, तिर्यक गुणा करके नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो दूसरा वाला चौथा से कट जाएगा, यानी ये वाला कट जाएगा, ये वाले से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर वाला और यहाँ पे। और दोनों सेम सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर। मैं लिखना बचा रहा हूँ। ठीक, कैसे आप इतना कम लिखोगे और जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा समय आपको मिल जाएगा। तो जस्ट वन सेकंड। अब देखो इन सबको छोड़ते हैं, अब हम लोग चुपचाप से यहाँ पे करते हैं। देखो तिर्यक गुणा करोगे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5 7x हो जाएगा, इंटू में cos 5x हो जाएगा, फिर उसके बाद बीच में प्लस लिखा है, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 साइन 5x हो जाएगा, इंटू में cos 7x हो जाएगा, और पूरा बटा लिखेंगे तो वही हो जाएगा। और उसके बाद देखो ये दूसरा वाला कैंसिल हो गया और नीचे भी सेम चीज लिख लेना है, साइन 7x इंटू में cos 7x हो जाएगा, नीचे सिर्फ माइनस हो जाएगा, ऐसे लिख लेना। और ये वाला जो सूत्र होता है ना, ये सूत्र आप याद रखना किसका होता है? साइन a प्लस बी का होता है सूत्र। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी का होता है, तो यानी कि a हमारे पास 7x है और b हमारे पास 5x है। उसके बाद में यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन का नीचे, क्योंकि देखो नीचे माइनस लेगा ना, तो माइनस घटाएंगे नीचे वाला घट जाएगा। देखो अगर प्लस हो तो प्लस वाला सूत्र होता है, और अगर माइनस हो तो घटा देना है। ठीक, a माइनस बी कर देना है, तो यानी कि ये 2x हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लो। ठीक, ये बचा है साइड में, और तो इसको भी लिख लेंगे साइन 2x बटे में साइन cos 7x नीचे लिखा। ठीक, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 12 लिखा है, ये 12 है। ठीक है, तो यानी कि 12x हो जाएगा, ऊपर साइन नीचे cos, दोनों का कोण बराबर है, 12x है, यानी कि हो जाएगा साइन बटा cos, यानी tan होता है, tan 12 हो जाएगा। ठीक, ऐसे लगाना है। देखो कितना कम लिखना पड़ा ना, और अगर लिखने लगे तो ये पूरा भर जाएगा। ठीक ठीक, तो इस तरीके से जितना कम लिखोगे उतना समय बचेगा। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और उसके बाद देखो ये बहुत मस्त सवाल है। देखो यहाँ पे 3% सिर्फ लोग लगा पाए हैं, और मैं इसका ना मतलब एक तो बेसिक तरीका है जो आप लगा सकते हो, थोड़ा से वो यानी कि उसमें लिखना भी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और थोड़ा सा ना लिंदी तरीका भी हो जाएगा। ठीक, मैं इसको ना थोड़ा से क्या बोलते हैं, रेशियो कंपेयर करके मैं आपको ना इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे सवाल में क्या कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर का आधार है, 6 सेंटीमीटर मतलब आधार है, और इतनी ऊंचाई है, ये एक शंकु है
उस शंकु के आधार से एक निश्चित ऊंचाई पर, मतलब कुछ दूरी पर जाके ऊंचाई पर, है ना, आधार के समांतर काटा जाता है। और काटने के बाद जो छिन्नक आता है उसका हमें, यानी कि उसका जो आयतन है वो इतना है, इतने सेंटीमीटर है। तो काटने के बाद, क्वेश्चन पूछने काटने के बाद जो प्राप्त शंकु होगा छोटा वाला, है ना, उसका जो त्रिज्या होगा और गोले जो त्रिज्या, यानी उसके ही समान गोले की त्रिज्या होगा, उस गोले का आयतन ज्ञात करना। मैं समझाता हूं, देखो देखो, ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु है। तो जस्ट वन सेकंड, देखो, और इसका ना, इसका जो त्रिज्या दिए हैं वो 6 सेंटीमीटर बोल दिए सबसे पहले, और इसकी जो ना हाइट है वो कितना है, 36 है, 36 सेंटीमीटर है। अब हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऊंचाई पर जाते हैं, मान लो कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई गए और यहाँ पे काट लिए, ठीक, इस तरीके से काट लिए। तो काटने के बाद ये जो बल्टी टाइप में जो बचता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्नक, ठीक, यही हमारा छिन्नक। अब कह रहे हैं कि, और ये छिन्नक का आयतन दे दिया है कितना, 572, है ना, 572, मतलब ये देखो बताया, ठीक। अब हमें यहाँ पे ना ये छोटा वाला जो ऊपर वाला जो है, ये छोटा वाला, इस शंकु का हमें त्रिज्या नहीं पता है। अगर हमका इसका त्रिज्या पता चल जाए तो वही त्रिज्या गोले का होगा। अब गोले का आयतन बताने के लिए सिर्फ हमें त्रिज्या चाहिए, और यानी कि इसका मतलब कि हमें सिर्फ त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग बस वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, पहले इसको खोदूं, ठीक है। देखो, अब इसको ना एक ध्यान समझो, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, जो जो हमें पता है उस, मतलब कि उसी के हेल्प से हम कंपेयर करके तुरंत निकालेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग पूरे बड़े वाले शंकु के आयतन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास ऊंचाई है, हम आयतन निकाल सकते हैं। तो बड़े वाले शंकु का, बड़े शंकु का आयतन निकालेंगे, और जो छिन्नक है उसका आयतन भी हमें पता है, तो दोनों के आयतन से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बड़े वाले के शंकु कितना हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका चलो साइड में निकाल लेते हैं, 1/3 और पाई मतलब 22/7, छोड़ो ये जगह निकाल लेते हैं, ठीक। 1/3 हो जाएगा और 22/7 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे आर, आर हमारे पास त्रिज्या कितना है, 6 × 6, और हाइट हमारे पास कितना है, 36 है, और शंकु का आयतन कितना दे दिए हैं, 572, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको काट पीट लेंगे, कुछ कट पिट रहा होगा तो 3 दूना 6। एक काम करते हैं, ये जो हम 36 लिखे ना, इसको मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिले, ठीक। हाइट तो पता है आपको कि हाइट, उसका हाइट था, समझ लिया आप। तो यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, और 2 से एक 12 और काट लेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। 2 से काटेंगे 143 हो जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा, ये 11, 11 कम 11, 11 33, 11 बचेगा बस, बाकी अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक। और नीचे जो 7 है, इस ये भी कुछ किसी से कट नहीं रहा है, तो तिर्यक गुणा कर लो इसको। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो ऊपर 13 बचा है, और ये 7 ये हो जाएगा, 13 7 91, ये आ जाएगा। और इधर कितना बचा है, 36 और 6 बचा है, तो 36 छक्का 216 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये हमारा आयतन आ गया। ध्यान समझ लो, आयतन क्या होता है हमारा, देखो ध्यान समझो, पहले समझो कि पूरे का आयतन कितना आ गया हमारा, पूरे का आयतन आ गया हमारा 216। यहाँ पे इसका कितना आ गया हमारा, 91 आ गया, ठीक। यानी ये पूरा 216 है, और आधा मतलब कह सकते हो कि आधा एक तरीके से देखो तो 91 है। तो यानी कि ये बचा हुआ निकाल सकते हैं अब हम, पूरे में से 91 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, और इसे यहाँ से घटाएंगे कितना, 2, और यहाँ पे एक बचा है, यानी कि ये वाला आ गया है 125। तो अब हमें ये छिन्नक तो चाहिए नहीं, छिन्नक की वजह से हमें निकालना था, तो हमें इसका और इससे बड़े वाले से मतलब है, तो छोटा वाला शंकु और बड़ा वाला शंकु, तो यानी कितना हो जाएगा, लिख लिख दे यहाँ पे, बड़ा वाला शंकु और छोटा वाला शंकु, छोटा शंकु कितना आ गया, 216 बड़ा वाला है, और छोटे वाले का आ गया 125। तो ये क्या है, ये 3D है, क्योंकि ये आयतन है, और आयतन क्या होता है, 3D होता है। तो 3D से हमें 1D में जाना है, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए, हमें 1D चाहिए। तो जब भी 3D से हमें 1D में जाना है तो हमें इसका अंडर क्यूब लेना है, ठीक। अगर क्यूब रूट लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 216 किसका क्यूब है, 6 का है, और 125 किसका क्यूब है, 5 का है, तो 5 आ जाएगा, ठीक। और देखो 1D मतलब बड़े वाली का जो त्रिज्या है वो कितना है, 1D त्रिज्या 1D होता है, तो यानी कि बड़े वाली त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू से, तो ये 1 गुना है रियल वैल्यू का, तो यानी कि इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 गुना मतलब 1 से गुणा करेंगे 5, यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिज्या है वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर बस। और अब हमें कुछ चाहिए नहीं, अब हम लोग शांति से
क्या करेंगे, फालतू की चीजें मिटा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें आयतन चाहिए। जस्ट 1 सेकंड, हमें आयतन चाहिए किसका, गोले त्रिज्या। गोले त्रिज्या पता चल गया कितना है, 5 है। ठीक, तो 4/3 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 और 22/7 आर क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब करेंगे, आर मतलब 5 क्यूब 125। ठीक, देखो 25 को इस यानी कि 4 को 125 से गुणा कर लेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 4 एक नाम 4 एक 5, 500 हो जाएगा, गुणे में 22। 22 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे में 11 करके लिखेंगे, क्योंकि 22 हो जाएगा। नीचे गुणा कर लेंगे तो 7 21, कुछ देखो कुछ कटपिट नहीं रहा, सीधा गुणा करो भाग करो। ठीक, 500 दुगुना कितना हो जाएगा 1000, और 11 से भाग करेंगे तो 11000। ठीक, और 11000 को 21 से भाग कर लेंगे तो 21 पंचे कितना होता है 105 होता है। बचे कितना, 5 बचेगा, एक 0 बचेगा। 21 दून कितना होता है 42 होता है, यहाँ पे घटाएंगे 8 बचेगा, 0 बचेगा। और 21 चौक 84 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 21 23 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना 7 बचेगा, यहाँ पे कितना हासिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक के बाद दशमलव, मतलब सब 0 खत्म हो गए थे, दशमलव करना पड़ेगा तभी ये 0 आ जाएगा। और 21 अट्ठे 168 होता है, तो यानी कि 2 बचेगा, फिर 0 वाले जाओगे तो यानी कि एक तरीके से देख सकते हो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो एक आगे आगे बढ़ जाएगा। तो 23 1 24, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ना अप्रोक्सीमेशन ही लेना है, तो यानी कि 524 आ जाएगा। तो लगभग लगभग हमारा 524 आ जाएगा। देखो देखो इसलिए बहुत कम लोग लगा पाए हैं, क्योंकि देखो 500, बहुत लोगों ने तो 500 मान लो, अगर जिसने निकाल भी लिया है तो 523 ही लगा दिए होंगे कुछ लोग तो, क्योंकि देखो ना ये अगर एक बढ़ा नहीं रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब देखो ऑप्शन कितना मस्त बनाया है मतलब कि एकदम करीब करीब बनाया है कि फंस जाओ जरूर। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था। तो देखो उसके बाद ये देखो 5 नंबर सवाल करें कि एक आवंटित समय है, मतलब आवंटित समय 15% समय में 12% काम पूरा कर ले। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समय और इधर लिख लेते हैं कितना काम कर रहा है। तो यानी कि ए नाम का बंदा है, वो क्या करता है कि 15% समय यूज, मतलब 15% समय में 12% काम उसने कर लिया है। तो अगर हम इसको काट लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 बचे और 3 चौक 12। ठीक, देखो अब कह रहे हैं कि ए और बी मिलके समय, पूरा समय तक पूरी अवधि के लिए कार्य किया। ठीक, काम किया इन्होंने, पूरे समय तक मिलके काम किया। ठीक, और कार्य समय पे पूरा हो गया, समय भी पूरा, मतलब समय पूरा हो गया। तो बी द्वारा काम कितना किया गया, देखो भैया, यानी कि ए ने पूरा 100% काम किया, ए ने पूरा 100% काम किया, ये समय है ना, 100% समय तक काम किया ए ने, तो कितना काम किया ए पता चल जाएगा। तो 20 पंचे 100, यानी कि इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 20 चौको 80, यानी कि ए ने पूरा 100% समय तक जब काम किया है तो 80% काम ए ने कर दिया है। और पूरा 100% काम होता है तो 100% काम में ए ने तो 80% ए ने नहीं किया है, तो बाकी का 20% किसने किया, बी ने किया, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है ना। तो बाकी के 20% बी करेगा। तो वही पूछ रहे हैं कि बी द्वारा कितना काम किया गया, तो 20% काम बी ने किया। ठीक, अब देखो उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के बाद 8% की ब्याज की दर पर पी रुपए, यानी कि ये आपका धनराशि है, इस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो इतने रुपया है। यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा सी 2 साल माइनस SI2 बराबर में 2.25 इतना पी, ये लिखे हैं। तो हम देखो इफेक्टिव रेट परसेंट लगाएंगे, कितना होता है, अगर R% से दो लोग बढ़ रहे हैं तो कैसे लिखते हैं कि दोनों को पहले जोड़ लेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, R गुणे R यानी R² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, इतने परसेंट आ जाएगा हमारा, यानी कि हो जाएगा हमारा RR2R हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि जो SI होता है वो सीधा गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 साल का निकाल रहे हो तो 2R1 हो जाएगा। तो दोनों घटाएंगे तो देखो ये वाला और ये वाला R2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे बचेगा कितना R/100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये बचेगा हमारा R² बटे में 100, इतने परसेंट बचेगा बराबर में 2.25 पी, जो कि ये दिया हुआ है। ठीक, इसी का वैल्यू दिया है, दोनों को आपस में घटा दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 100 इधर भेज देंगे, तो यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये 100 से गुणा करेंगे इधर, तो एक बार 100 से और गुणा कर दो तो सिर्फ R² का वैल्यू मिल जाएगा,
और आर स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 से गुणा कर लेंगे तो इतने परसेंट हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक, इस सवाल में ना जस्ट वन सेकंड मैं आपको पूरा इसका समझा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। इस सवाल में 3 सिचुएशन दिए हैं, ठीक, 3 सिचुएशन कह सकते हो, 3 कहानियां दिए हैं। और ये देखो सवाल कितना मस्त बना है, इतना मस्त सवाल है कि सिर्फ 2% लोग लगा पाए। ठीक, देखो इसमें 3 चीज दे दिए हैं। एक तो क्यों इतना कम लोग लगा पाए हैं, क्योंकि देखो 2 चैप्टर यानी कि एसआई और सीआई दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। उसके बाद 3 सिचुएशन दे दिए हैं। एक कहानी तो ये दे दिए हैं, दूसरी कहानी यहां शुरू होती है कि यदि ये 1 साल बाद उसी राशि पर समान ब्याज पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतने रुपया है तब, तो एक कहानी और ये हो गया। और तीसरी कहानी में हमसे पूछे क्वेश्चन कि तब आप 2 साल बाद फिर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ। ठीक, तो ये इस तरीके से पूछे हैं। तो देखो पहला सिचुएशन के थ्रू हमने यहाँ पर रेट निकाल लिया। ठीक, अब पहले तो इतना गुंची पूंची इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन लगेगा। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड, अब दूसरी सिचुएशन हम लोग पकड़ते हैं और यहां से देखो 1 साल बाद जो यानी कि मतलब इतना रेट अगर है तो 1 साल बाद देखते हैं, पी राशि है और 150% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे हमारा समय कितना है, 1 साल है। इसका कह रहे हैं कि जो है वो कितना साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज मतलब ये जो है इसका वैल्यू दे दिया है कितना, एस माइनस 225। ठीक, ये 5 है, 225 पी ये है। ठीक, तो अगर हम इसको यानी कि भाग करेंगे ऊपर तो यानी कि हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, यानी कि हो जाएगा इतना। और देखो ये भी पी है तो ये पी को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इतना पी। और यहाँ पे क्योंकि ये इधर आ जाएगा प्लस में तो 2.25 पी हो जाएगा और इधर सिर्फ बचेगा हमारा एस, यानी कि इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 हो जाएगा, इतने पी हो जाएगा बराबर में एस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्योंकि हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस बटे में 375। ठीक, बस अब यानी कि हमें रेट भी पता चल गया, हमें प्रिंसिपल भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जस्ट वन सेकंड, अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे जो पूछ रहे हैं 2 साल बाद। तो रेट पता है तो 2 साल का हम रेट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं कितना, वही इफेक्टिव मेथड वाला लगा लो, 150% प्लस में 150% और प्लस में 150 गुणे 150 करेंगे तो 150 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है और 2 जीरो जाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 दून 300 हो जाएगा, 300 और प्लस में 225 कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें ये हो जाएगा 525। ठीक, और बटे में नीचे 100, इतने मतलब कि इतने परसेंट आ जाएगा, तो 525% आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो नीचे 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे तो 25 का नाम 25, 25 पंच 125 और 25 दून 50, 25 का नाम 25, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 7 बटे में 5 और ये जो हमारा एस है, ठीक, ये 5 है। 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एक अन्नम 5 जाएगा और 5 चौक 20 बचेगा 2, 5 चौक 20 यानी कि 1.4, ये यानी कि ऑप्शन आपका नंबर 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं अगला। देखो अगला सवाल है कि यदि एक शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। ये जो है ना, ये शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, उस क्षेत्रफल का 90% है, मतलब इसका वैल्यू जो है वो इसका 90%, 90% का मतलब क्या होता है, 9/10। ठीक, तो इसको तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करेंगे तो फिर यानी कि 10 इधर आ जाएगा और 10 पाई आर एल और इधर 9 से अंदर गुणा करेंगे तो 9 पाई आर एल यानी 10, देखो 9 को इधर ले आके इधर ले आओ तो माइनस में जाएगा और 10 में से 9 घटा देंगे तो एक सिर्फ पाई आर एल बचेगा, समझ रहे हो। और इधर कितना हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आर आ गया। ठीक, एक बार चित्र बना के समझा देते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक, देखो ये है यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है, तो यानी कि जो
3 ऊंचाई L होता है, तो L का वैल्यू 9R आ गया। ठीक, तो हमें यहाँ पे हाइट चाहिए। ठीक, शंकु की ऊंचाई देखो ना, कंपेयर करें कि शंकु का आयतन बताओ और उसकी ऊंचाई का घन कर दो। ठीक, यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और उसकी ऊंचाई का क्यूब कर डालो। ऊंचाई क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 1/3 पाई, और हमें चाहिए क्या, ऊपर आर स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, तो दोनों का आर बटे में एच का स्क्वायर। हमें इतने का वैल्यू चाहिए। ठीक, ये वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो एच तो हमें पता नहीं है, एच निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 9×9 = 81 आर स्क्वायर, और उसमें से एक आर घटाएंगे तो 80 आर स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। ठीक, तो हम बस एच यहाँ यहाँ एच की जगह रख देंगे। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए 1/3 पाई, और उसके बाद में आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे लिख लो, छोड़ो इसको, आर स्क्वायर बटे में नीचे एस स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्थान पे हम रख देंगे कितना, 80 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा पाई का नाम पाई, नीचे हो जाएगा 8×3 = 24 पाई/240। तो ये हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 8 कह रहे हैं कि दो नल है, एक पी है और क्यू है, ये 24 घंटे और 18 घंटे में टैंक भर सकते हैं। यदि दो नल 11 बजे खोले जाते हैं तो पी को किस समय पे बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है वो सुबह टाइम है ना 2 बजे पूरा भर जाए। कह रहे हैं कि पी है और क्यू है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 18×4 = 72 हो जाएगा। ठीक, तो 24×3 = 72 हो जाएगा, 18×4 = 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो कंपेयर हम समझाते हैं पूरी सिचुएशन। यहाँ पे P प्लस Q दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कितने समय बाद हम लोग, यानी कि यहाँ पे समय पूछ रहे हैं। ठीक, कितने समय बाद हम लोग P को बंद कर दें, और P को बंद कर देंगे तो Q तो काम करता रहेगा, क्योंकि P को बंद कर रहे हैं, तो Q तो काम किएगा करेगा। और कह रहे हैं कि इस यानी कि पूरा समय भी बता दिए, 11 बजे शुरू होता है और बंद कब होता है पूरा, तो टोटल समय 11 बजे से सुबह 11 बजे से सुबह 2 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा भाई, 11 से 11 बजे तक, 11 से 11 बजे तक में 12 घंटा हो जाएगा। फिर 1 घंटा और बीतेगा तो 12 बज जाएगा, फिर एक और घंटा बीतेगा तो 1 बज जाएगा, फिर 1 घंटा और बीतेगा तो 2 बज जाएगा। तो यानी 13, 14, 15, पूरा 15 घंटा हो जाएगा। अब ये देखो, क्यों ने तो पूरा 15 घंटा काम किया है ना, तो क्यों को देख लेंगे टोटल कितना काम ने किया है, जो बचेगा वही पीप करेगा। तो 15 और एक, यानी कि 1 घंटे में इफिशियंसी है, इफिशियंसी क्या होता है, 1 घंटे काम होता है, तो 1 घंटे में काम क्यों जो है वो 4 यूनिट काम करता है, तो 15 घंटे में 15 चौको 60 यूनिट काम करेगा। बाकी 12 यूनिट जो बचेगा वो पी करेगा, इसका मतलब 12 यूनिट पी ने किया है, और पी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो 3×4 = 12। इसका मतलब कि ये पी ने 4 घंटे तक काम किया है। और 11 बजे, अब कह रहे हैं कि हमें यानी कि समय पूछ रहे हैं ना, कितने बजे, 11 बजे शुरू हुआ और 4 घंटे तक काम किया, तो 11×4 = 15, और 15 मतलब कि 3 बज गया, तो 3 आंसर हो गया। ठीक, देखो उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 9 बोल रहे हैं कि दो समीकरण है, ये वाला और ये वाला, इनका जो मासा यानी जो एचसीएफ है वो अगर ये है तो हमें इसका वैल्यू बताओ। देखो भैया कि ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका मतलब कि हम इसके बराबर 0 कर लेंगे, 0 कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो हमें क्या करना है, इसमें x का मान लिख देना, इसके में x का मान लिख देना, बराबर 0 का देना। ठीक, तो यहाँ से p और q का मान निकल आएगा। तो अगर इसमें हम अगर x यानी कि x के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस में 10 है और प्लस में p है, बराबर में 0 कर देंगे ताकि हमें p के मान निकल आए। तो यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो प्लस में 7 बचेगा, बराबर में 0, यानी p बराबर -7 आ गए। उसके बाद इसमें रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 3 1 का नम 3 हो जाएगा, माइनस में q हो जाएगा, और प्लस में 16 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो 3 1 4 और 4 और प्लस 16 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस q = 0, यानी 20 हो जाएगा q बराबर। ठीक, दोनों की स्क्वायर करेंगे क्योंकि p² प्लस में q², तो p यानी 7 7 49,
क्यों, मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400, 449। तो अब इसके बाद 10 नंबर सवाल करें, बहुत मस्त सवाल है। तो 19% लोगों ने लगाया, बढ़िया सवाल। ऊंचाई दूरी का मतलब टावर से इतनी मीटर की दूरी है, मान लेते हैं कि हमारा टावर है और उस टावर से 10√3 इतने मीटर की दूरी है, ठीक। इस दूरी पर यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति है, हम मान लेते हैं इतना लंबा कोई व्यक्ति है, ठीक, ये खड़ा है। अब कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के पैर से, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, पैर से टावर की कोण का अनुमान, यानी टावर यहां से अगर कोई व्यक्ति देखता है इसके पैर को, तो यहां से कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री का कोण बन जाता है। फिर कह रहे हैं टावर की ओर, मतलब इधर की बात कर रहे हैं, टावर की ओर कुछ दूरी चलने के बाद पुरुष का जो सिर है, मान लिया पुरुष ने यहां तक चला, जस्ट वन सेकंड यार, यहां तक चला और यहां पे पहुंच गया आदमी। अब कह रहे हैं कि यहां पे पहुंचने के बाद इसका जो सिर है, सिर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और पैर मतलब ये जो नीचे वाला पैर है ना, इसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके जो शीर्ष का अवनमन कोण है शीर्ष से, है ना, यहां से अगर अब देखते हैं, कह रहे हैं कि इसके सिर को देखते हैं तो, और इसके पैर को देखते हैं तो, है ना। अब एक 45, यानी कि ऊपर वाला हमारा 45, नीचे वाला हमारा 60 डिग्री कोण बनता है। तो पुरुष की हाइट बताना है, मतलब कि हमें ये जो इतनी दूरी बताना है, यानी इतना हाइट बताना है, ठीक। चलो भैया, मस्त सवाल है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पूरे को, क्योंकि 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, और यहाँ देखो अगर ये 60 है, ये 90 डिग्री कोण है, तो यानी कि बाकी बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो भैया जब कोई भी 60, आपको जल्दी से बता दें, 60 हो, 30 हो, 90 हो, तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और 45 वाला कोण अगर हो, तब यानी कि मान लो 45 है, ये भी 45 है, और ये 90 डिग्री है, तो 45 सामने 1, इस 45 सामने 1, और इसके सामने √2 होता है, पर उसको छोड़ो, ठीक। हमें वो नहीं चाहिए, तो यानी बस इतना समझ लो, इतना बस इतना अगर पता है तो बस आप इसको यहाँ पे समझ जाओगे। तो यानी कि इसके सामने √3 हो गया। अगर हम सिर्फ इसमें वाले कोड में देखें तो इतना हो गया, तो 30 के सामने, फिर 30 के सामने ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी चलो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो जस्ट वन सेकंड, हम लोग इसको भी मिटा देते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला, यानी कि अगर इसके सामने √3 है 60 के सामने, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 30 के सामने ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। यहां से यहां तक में हमारा 1 यूनिट हो गया। अब देखो ये 45 है, और 45 वाला और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये भी 45 कोण हो जाएगा, और ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो देखो इस 45, देखो यहाँ पे जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो 45 सामने अगर 1 है, तो इस 45 के सामने भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और हमें ये वाला दूरी चाहिए, तो हमें पूरा पता है, और पूरा में से अगर हम इसको 1 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 - 1। तो हमें √3 - 1 बताना है। और देखो, अब देखो ध्यान से, पूरा बड़ा वाला देखो, जो सबसे पहले हमने कोण बनाया है वो 30 है, ये देखो 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के सामने यहाँ पे 30 है, तो 30 के सामने तो 1 होता है, और ये 60 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 30 के सामने अगर √3 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3 का वैल्यू जो हमें कंपेयर करना रियल वैल्यू से, वो कितना है, यानी कि 10√3 का वैल्यू 3 है, गुणे में हमें √3 - 1 चाहिए, है ना, इतने से गुणा कर लेंगे। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। सिर्फ 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10√3 - 1 और बटे में √3, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका है, ठीक। तो चलो भी देखते हैं अगला सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि 2 बर्तन हैं ए और बी, ठीक, उनका जो अनुपात है वो ये है, ठीक। इस अनुपात में है बर्तन ए में, यानी कि ये हमारा बर्तन ए हो गया, और ये हमारा बर्तन बी हो गया। आप कह रहे हैं कि इनको इस अनुपात में मिलाया जाता है। देखो जब कभी भी जिस अनुपात में मिलाया जाता है, इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो ये जो आगे वाला है इसको लिख लो पहले 4। मैं आपको एकदम बढ़िया तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट आप जो मिलाने के बाद जो कौन कौन है, एक स्पिरिट है और एक स्पिरिट एक पानी, ठीक। तो स्पिरिट और पानी का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, देखो 4 लिखो, दोनों पहले जोड़ लो, जिस अनुपात में मिलाया जाए उसको पहले लिखो, ठीक। 4/5 9, ठीक, गुणे में इसमें से स्पिरिट निकाल लो, स्पिरिट यानी जो है उसको ऊपर लिख लो, क्योंकि स्पिरिट इसमें भी ऊपर लिखा था ना। उसके बाद दोनों जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस लगाओ,
फिर उसके बाद में पीछे वाला आप लिखो 5 बटे में 5 4 9, ठीक। उसके बाद इसमें भी लिखो गुणे में 7 बटे में 7 3 10, ठीक। बस इसको अगर करोगे तो ये नीचे वाला टोटल आ जाएगा, ऊपर स्प्लिट होगा, नीचे स्प्लिट प्लस वाटर यानी दोनों टोटल आ जाएगा, ठीक। इसका सीधा आ जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखो नीचे 10 9 दहम में 90 हो जाएगा और नीचे 9 पचे 45, यानी कि हर बराबर करने के लिए 2 से हमें ऊपर नीचे और गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10 50 50 10 90, यानी हर बराबर जाएगा। तो 2 दूना 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 5 थे 35, 16 और 35, 35 और 6 कितना 41 10 51, यानी 51 आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 3 से काट लें तो चाहो तो आप पहले घटा लो फिर काट सकते हो, ठीक। तो यानी कि 90 हो जाएगा। और इसमें से देखो, क्योंकि भैया देखो ये स्प्लिट है, ये हमारा स्प्लिट है और हमें क्या चाहिए, हमें स्प्लिट और वाटर चाहिए, और यहाँ पे ये स्प्लिट प्लस वाटर है। तो यानी कि 90 में से हम 51 घटा देंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा। स्प्लिट और वाटर, स्प्लिट हमारा 51 है और जो वाटर है वो घटाएंगे कितना हो जाएगा 39 बचेगा। तो 3 से काटेंगे 17, 3 से काटेंगे 13, यानी स्प्लिट हमारा 17 आ गया और जो वाटर आ गया वो 13 अनुपात आ गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि इस बिलियन को, मतलब ये जो बिलियन है, इस बिलियन को 360 मिली में कितना पानी मिलाया जाए ताकि ऐसा बिलियन प्राप्त हो जिसमें स्प्लिट और पानी की समान मात्रा हो, यानी कि 1:1 में बोल रहे हैं। तो भैया अब यहाँ पे पानी मिला रहे हो तो स्प्लिट तो सेम रहेगा, तो स्प्लिट यानी सेम कर लो, यहाँ पे 17 से गुणा कर लेंगे। तो अब देखो वाटर में कितना मिलाया गया, तो वाटर में 4 मिलाया गया, 4 यूनिट मिलाया गया। अब ये तो यूनिट में पता है, अब रियल वैल्यूज कंपेयर करने के लिए 300 मिली दे दिए हैं, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना है 360 मिली, ठीक। अब इनको जो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 10 30 30 हो जाएगा, 30 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, रियल वैल्यू 12 गुना है, ठीक। तो क्योंकि हमें यहाँ यही 4 का वैल्यू पूछ रहे हैं कितना मिलाया जाए, तो बर चौक 48, तो 48 मिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर में पी क्यू, ठीक। तो जस्ट वन सेकेंड, पी क्यू आर है, इसमें से जो पी क्यू है वो क्या है, बराबर है पी क्यू बराबर है पी आर का। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी बिंदु पी आर और पी क्यू को इस प्रकार है, मतलब कि ए कहां पर है, पी आर पर है, ए यहां पे है और बी कहां पे है, बी यहां पे है। कह रहे हैं कि इस प्रकार है कि ए बी जो है वो आर क्यू के समानांतर है, ठीक है। सी और डी क्यू आर पर इस प्रकार है, यानी कि सी और डी क्यू आर पे है। और इस प्रकार है कि ए सी जो है ना पीडी के ए सी मतलब यहाँ पे कोई ए सी है ना, यहाँ पे ए सी हो जाएगा और डी भी इसी पे है। तो कह रहे हैं कि जो P और जो D है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। और PQ बराबर, यानी कि ये वाला 10 सेंटीमीटर दे दिए हैं, 10 सेंटीमीटर है, और PA और PA यानी PA मतलब 2 है और AR कितना है, यानी ये 3 है, और ये दोनों बराबर भी हैं, याद रखना बराबर भी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी पूरा टोटल हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पे बस तुरंत लग जाएगा, एक मिनट का समझो, देख लो इसको। 4% लोग ही सब सिर्फ इसको लगा पाए। हम यहाँ पे मिटा के सबसे पहले अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अगर ये 2 रेशियो है तो क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो बराबर होगा ना। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं डीसी, यानी कि यही 2 का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 ये 3 टोटल कितना है, यूनिट के हिसाब से 5 है, और यहाँ पे रियल वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना है रियल वैल्यू 2 गुना है। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो यही हो जाएगा आपका, ठीक। 4 आंसर आ गया, 4% लोगों ने लगाया, ठीक। देखो अगला सवाल नंबर 13 है, इसको सिर्फ 3% लोग लगा पाए, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया लेवल है मॉक टेस्ट का। यदि एक घन और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, घन का आयतन ये होता है, अर्धगोले का आयतन ये होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि हमें a बटा आर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको r को नीचे भेज देंगे, तो a क्यूब बटे में
आर क्यूब हो जाएगा बराबर में 2/3 पाई हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो a बटा आर बराबर में 2/3 पाई हो जाएगा। और ये क्योंकि दोनों में क्यूब लगा है तो इसको हम होल क्यूब कर सकते हैं। तो होल क्यूब अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/3, मतलब इन दोनों का रेशियो आ गया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2/पाई और a/r का होल स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए तो दोनों में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो इसके स्थान पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा जो हमें चाहिए वो कितना हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। और इसके स्थान पे अगर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3 का घात 2/3। ठीक, देखो 2/3 को हम कैसे ले सकते हैं, माइनस का 1/2 प्लस में 1 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भैया पाई से पाई काटना है ना। तो यहाँ पे इसको क्योंकि तीरक देखो, इसको अगर तीरक गुणा करोगे दो, 3 का नाम 3, 3 में से घटाएंगे 2, लेकिन 2/3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हम इसके घात को 2/पाई लिखेंगे और उसके बाद में 2π/3 का घात माइनस 1/3 लिखेंगे, इंटू में 2π/3 लिखेंगे। ठीक, और इसका घात 1 होगा, पर इसका घात अगर 1 होगा तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक, तो एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो 2 है ये आगे लग जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। और क्योंकि इसका घात माइनस में है, माइनस में तो रखना नहीं है, हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए इसको पलट दो, जब पलटेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 पाई का घात 1/3। बस यही आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये भी मस्त सवाल है, 14 नंबर सवाल है। देखो इसमें कह रहे हैं कि एक पुस्तक को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया जाता है, m% और 10% दो क्रमिक छूट दिया जाता है, अर्जित लाभ 8% होता है, तो दो छूट के बजाय, देखो एक चीज समझो कि जब कभी भी आपको छूट यानी कि अंकित मूल्य कितना ज्यादा क्रय मूल्य से किए हैं, मतलब मार्कअप परसेंट, क्रय मूल्य से जितने परसेंट को मार्कअप बोलते हैं। अगर मार्कअप परसेंट हमें पता हो और डिस्काउंट पता हो और लाभ पता हो तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र होता है, चाहे लाभ दिए हो या प्रॉफिट दिए हो। अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, वैसे तो आप बिना फार्मूला बताए भी सॉल्व कर सकते हो, बस फार्मूला की वजह से जल्दी कर ले जाओगे, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक, देखो इसके लिए उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका डिस्काउंट परसेंट हो और गुणे में जो भी आपका मार्कअप परसेंट होता है, ये एक फार्मूला होता है ना डिस्काउंट चैप्टर में जो पढ़ोगे। तो देखो 8% का लाभ है तो 8/8 हो जाएगा, 8% का लाभ है ना। तो उसके बाद डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 2 देते हैं। ठीक, एक तो 9/10 हो जाएगा क्योंकि 10% का डिस्काउंट देते हैं, दूसरा हमें नहीं पता है, हम उसको एम ही मान लेते हैं। ठीक, गुणे में मार्कअप कितना है, 50% है ना, तो मार्कअप यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 50/3 बढ़ाओ क्रय मूल्य से, तो यानी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। भाई 50% 1/2 होता है, एक बढ़ा देंगे 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, बस इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 9 2 18, फिर उसके बाद में 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 2, और ये वाला जो 2 है इसको तिरिया गुणा करेंगे, तो यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा, 4/5, यानी किसका कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 का डिस्काउंट 5 पे दे रहे हैं, इसका मतलब कि 20% का डिस्काउंट है ये जो, यानी कि m का वैल्यू 20% है। ठीक, यानी कि जो करें ना कि दूसरा वाला डिस्काउंट, तो यहाँ से m का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम इसको मिटो के अब हम लोग इसको सिंपल सा साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट पहला है और दूसरा 10% डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट देते हैं, एक 10% का, एक 20% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक, अब क्या करें, आगे कह रहे हैं कि यदि दो छूट जो दे रहे हैं ना 20% 10% का, इसके छूट देने के बजाय कह रहे हैं कि अगर अंकित मूल्य में क्रमिक रूप से समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, मतलब डिस्काउंट ना दे बल्कि बढ़ा दें अगर, तो कह रहे हैं कितना प्रॉफिट होगा। तो भैया कि पहले तो हमारा यानी कि ये कितना है, 50% से अधिक है, जो हमारा एमपी है वो कितना हो जाएगा, वही मतलब 50% से अधिक करोगे कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू में, यानी कि 20% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 6/5 गुणे में 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10। तो बस सॉल्व करो, 2×6, एक काम कर सकते हो ना, देखो मतलब इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं बता रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, बाकी मैं इसको और अच्छा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, मस्त तरीका बताता हूँ। देखो डायरेक्ट मतलब आंसर आ जाएगा, वरना फिर अभी 2 से गुणा करने का फिर से करना पड़ेगा। ठीक, देखो
5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 ये है, 10 दाम में नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक। बटे में ऊपर कितना हो जाएगा छतरी का 18, 18 को 11 से गुणा करेंगे तो बहुत आसान है तरीका है 11 करने का। 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। भैया 100 रुपए के खरीद के लाए 198 दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ 98% का प्रॉफिट हुआ। 100 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 98%। चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ 15 नंबर सवाल, एक नए त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है और उसको बोलते हैं ए, उसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। कह रहे हैं कि अगर ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे हम, ठीक, 12 सेंटीमीटर, अगर देखो पूरा अगर 12 सेंटीमीटर है तो कह रहे हैं कि एडी माध्यिका ज्ञात करो। यानी कि ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब कि 12 को 2 खंड में बांट देगा, कितना 6 खंड में बांट देगा, और ये हमारा डी है। देखो भैया ये माध्यिका है, जब कभी भी त्रिभुज की भुजाएं और माध्यिका के बीच में हमें कुछ भी मिस हो, कुछ भी मिस हो एक चीज और हमें निकालना हो कोई चीज, तो हम वहां पे क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। अपोलोनियस, अपोलो, अपोलो कैसे लिखते हैं, अपोलोनियस लिख लेना सही से, है ना। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस नाम के वैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया था कि भैया देखो उन्होंने क्या बताया था कि इस यानी कि जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, यानी ये ए सी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इनमें से क्योंकि दोनों बराबर बराबर है तो कोई एक ले लो, हम ले लेते हैं कितना बी डी, बी डी का स्क्वायर प्लस में जो हमारा माध्यिका उसको ले लो, ठीक। तो एडी, एडी का स्क्वायर दोनों का जोड़ लो और दो जोड़ के दुगना कर दो, यानी कि 2 गुना जो होते हैं, यही बताया था। तो सबका बाकी सबका वैल्यू तो पता है, यहाँ पे रखो भी, यहाँ पे एडी के वैल्यू निकाल लो फटाक से। 9 9 81 प्लस में 7 49 बराबर में 2, और यहाँ पे कितना करेंगे 36 प्लस में एडी का स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, इसमें जोड़ेंगे 90 और 40 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, बराबर में 2, और यहाँ पे 36 प्लस में एडी का स्क्वायर करेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा 9 2 29 स्क्वायर, आंसर, ठीक। तो चलो अगला देखते हैं। तो देखो अगला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 16 है। यहाँ पे एक ये सवाल है, जस्ट वन सेकंड, और ये, ठीक। देखो जब कभी भी अगर ऐसे हैं तो देखो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर से बाहर कब निकलेंगे, जब इनका स्क्वायर होगा। तो हमें इनको क्या करना है, इनको हमें होल स्क्वायर किसी तरीके से हमें बनाना है, ठीक। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो इसको ना 2ab बना दो, क्योंकि इसके पास 4 है ना, तो इसको पास यहाँ पे 2ab बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 2ab में सिर्फ 2 आगे चाहिए, बाकी तो इसको अंदर कर लो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 अंदर हो जाएगा, और 4 को 15 गुणे 15 चौको 60, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 रूट 60 हो जाएगा। और 60 को गुणनखंड ऐसे करो कि योग 17 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे 12 60 हो जाएगा, ठीक भैया। और क्योंकि 12 और 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं 12 और 5 ले सकते हैं, और 5 को सिर्फ कैसे ले सकते हैं, इनका अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इनका अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो 12 ही आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 2ab, तो यानी कि ये माइनस वाला सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो सूत्र बन जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा √12 और माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, ठीक। और प्लस में ये कितना हो जाएगा 8, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे में 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 को भी लिख सकते हैं हम 5 प्लस में 3, है ना, और फिर अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हो, तो इसको अंडर रूट स्क्वायर बना सकते हो, और प्लस में ये 2 √5 √3 है ना, यानी पूरा 2ab हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा √5, यानी कुल मिला के हो जाएगा √12 और माइनस में √5 आ जाएगा, प्लस में ये इस वाले में कितना आ जाएगा √5 और माइनस में √3, ठीक। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो √12 को 12 कैसे लिख सकते हैं 4 3 12 होता है, तो 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 हो सकते हैं माइनस में √3, ठीक। इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा √3 बचेगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ 17% लोगों ने लगाया। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 17 है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, मतलब कि एक ठोस गोला है, इसको पिघला के, है ना, फील आने के लिए मैं आपको बना देता हूं चित्र, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये है,
इस तरीके से एक खोखला बेलन बनाया गया, ठीक। उस बेलन की जो ऊंचाई है ना वो 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो बाह्य बाह्य व्यास यानी बाहर वाला जो है वो कितना है, व्यास तो 10 है, त्रिज्या 5 हो जाएगा, ये 5 त्रिज्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेलन की मोटाई याद करो। भाई बेलन की मोटाई देखो, सबसे पहले तो इनका ना जब कोई भी इनको पिलाकर ये बनाया जाता है, इनका आयतन बराबर कर लो, ठीक। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में, अच्छा इसका तो त्रिज्या दे दिए ना, त्रिज्या कितना दिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो यानी कि 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, ठीक। बराबर में इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि यहाँ पे यानी कि खोखला है, तो खोखला कितना हो जाएगा, पाई एच कामा ले लो, और अंदर कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3×9 = 27 हो जाएगा। और यानी कि ये जो हाइट, अच्छा हाइट भी दे दी है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर हाइट दिए, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर 9 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, और ये बाहर वाला जो त्रिज्या है वो 5 दिए हैं, तो यानी कि हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस आर स्क्वायर, ठीक, छोटा वाला अब निकल आएगा, ठीक। आर को 25 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि छोटा वाला जो अंदर वाले जो त्रिज्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, बाहर वाला पूरा वाला यानी त्रिज्या कितना 5 है, तो यानी कि ये बीच वाला पूछ रहे हैं, यही मोटाई है, यही पूछ रहे हैं, तो 5 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 18 में, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऐसे कोई केंद्रक है ना, जिसका वैल्यू 2 3 है, ये है, और इसके जो शीर्ष हैं यानी कि ये कितना 0,4 है, ये कितना -2,0 है, और ये कितना है 2, P,2 है, ठीक। तो यानी कि केंद्रक निकालना, केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3 होता है, ठीक। बस हमें इसका निकाल लेना है, p का वैल्यू निकालना है यहाँ से ना। तो हम क्या करेंगे, x यानी कि x, y जो होता है वो जो केंद्रक होता है वही होता है हमारा, ठीक। तो जो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 रखेंगे बराबर में, x1 हमारा 0 है, प्लस में ये कितना है -2 है x2, प्लस में x3 हमारा p है, बटे में 3 है, तीन गुणा करेंगे, 3 3 9, और माइनस बराबर में -2 प्लस में p, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, वही p का वैल्यू हो जाएगा 2 की 11 हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं ये वाला, ठीक। ए बी केंद्रक वृत्त का व्यास है ना, और ए टी एक स्पर्श रेखा है, और ए ओ क्यू मतलब कि ए ओ और क्यू, यानी कि ये वाला कितना है 68 है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं ए टी क्यू, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछ रहे हैं, ठीक। देखो अब ये इसका निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, 90 माइनस इसका आधा कर दो, ठीक, यानी कि 68 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और घटा लेंगे तो कितना होगा 56 बचेगा, 56, ठीक, तो 56 हो जाएगा। बाकी आप इसको अगर फार्मूला मान लो नहीं पता है तो थिंकिंग मतलब कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग्स कर सकते हो। देखो 90 डिग्री कोण ये है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा हो जाता है, 34 हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 90 में से घटा लेंगे, बस आंसर हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर सवाल है, दो समपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 22 सेंटीमीटर अधिक है, बड़ा कोण कितना है x + 22 है, छोटा कोण x मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करें कि इन दोनों का योग जो होगा वो, क्योंकि दोनों का संपूरक कोण है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, बस 1 1 2 x 22 घटा देंगे, 180 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 जोड़ो 30 हो जाएगा, और 150 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 79, बस 79। उसके बाद 2 9 है, 21 नंबर सवाल है, 2% लोग लगाए ना, आप ये समझ लो कि इस मॉक का सबसे अच्छा सवाल जो है वो यही है सवाल, ठीक, बहुत मस्त सवाल है। देखो कह रहे हैं कि 2 नाव है P और Q 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर प्रति के प्रवाह से धारा की दिशा में दो शहरों A B के बीच चलती है। दो शहर मान लेते हैं, A है और ये B है, और ये इसके बीच का 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। अब कह रहे हैं कि P और Q स्थिर जल में इनकी जो चाल है P और Q दो नाव है, और यहाँ पे जो जल का धारा है वो 5 इतनी स्पीड है, और P और Q की ये स्पीड है, ठीक। एक शहर A से B की ओर चलते हैं, मतलब कि जो P है वो इस तरफ चलता है, और जो Q है वो B से A की तरफ चलता है, ठीक। ये Q है, चलता है इस प्रकार से, चलते हैं तो की ओर चलना शुरू करते हैं, तो एक यानी कि वो दूसरी बार कितने समय मिलेंगे, है ना,
और कहाँ मिलेंगे, कब और कहाँ मिलेंगे मतलब। तो देखो सवाल सबसे पहले कि देखो एक चीज और समझा दूं इसमें, यहाँ पे समझा दूं। देखो एक लोग जल की दिशा में जा रहे हैं, एक लोग जल के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि जो धारा होगा वो इनको तो भैया हेल्प करेगा और इनको पीछे भगाएगा, इनको हेल्प करेगा। ठीक, तो अगर इस तरीके से जब भी तो यानी कि आ जाए सिचुएशन, तो यहाँ पे जो जल की धारा होती है मतलब उसका इंपैक्ट होगा वो कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जितना इनको आगे भगाएगा उतना इनको पीछे भी तो भगा रहा है, इनके बीच में डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग अभी ये सिचुएशन समझना जरूरी था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी धारा को कुछ देर के लिए भी कंसीडर नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, अगर पहली बार कब मिलेंगे ये निकालना है तो उसको हम भूल जाए। तो हम लोग देखते हैं पहली बार कब मिलेंगे। तो यानी कि दोनों के स्पीड को, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, जोड़ लो कितना हो जाएगा 25 और 15, 30 10 40, तो यानी कितनी देर मिलेंगे 15/2 हो जाएगा। यानी कि 7.5 घंटा बाद में ये कहीं पे यहाँ कहीं पे मान लो मिल जाएंगे, यानी कि 7.5 घंटा लगेगा इनको मिलने में। अब देखते हैं अगर पी के हिसाब से देखें कितना दूरी यानी कि ये चला गया इतना। ठीक, तो भैया पी धारा की दिशा में जा रहा है तो पी के स्पीड कितना है 25 है, और धारा की दिशा में जा रहा है तो 5 और स्पीड से इसको यानी कि अब ढकेल देगा। सिर्फ यहाँ पे हम पी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि पी का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 25 तीन मतलब जीरो से ये खत्म हो जाएगा, 25 5 15 और 7 21 22, यानी कि ये आ जाएगा हमारा इतने किलोमीटर ये चल जाएगा। अब बाकी बचा 300 में से 225 घटाएंगे यानी 75 किलोमीटर बचा है। अब यानी कि 75 किलोमीटर बचा है। अब पी जो होगा, पी यहाँ पे 7.5 घंटा बाद पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, और क्यू जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक, कब 7.5 घंटा बाद क्यू यहाँ पे होगा। अब यानी कि पी इधर का जाएगा और क्यू इधर को जाएगा। ठीक, तो कुछ सिचुएशन को समझो। देखो आपको मैं बहुत एकदम आसान मतलब बहुत आराम से बता रहा हूँ, हो सकता है कि टाइम लग जाए इसमें इसको समझने में, बट आप समझ लो उसके बाद फिर आपको मतलब आप जल्दी लगा पाओगे। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान समझो पहले, नहीं तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा अगर ढंग से समझाएंगे नहीं। ठीक है, तो पहली बार तो मिल लिए, अब दूसरी बार कब मिलेगा, जब पी यहाँ से जाएगा फिर लौट के आएगा, तो हो सकता है कहीं पे इनको मिल जाए, यहीं कहीं पे, यहीं कहीं पे, यहीं कहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो तभी होगा। तो देखते हैं कि पी अब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगा, यानी 75 किलोमीटर को पी अब कितनी दूरी कितना टाइम करेगा। तो भैया इनकी जो रिलेटिव स्पीड है तो कितना समय लेगा, तो ये हो जाएगा 30 है रिलेटिव स्पीड, यानी कि हो जाएगा 25, यानी कि 2.5 घंटा लेगा। तो 2.5 घंटा बाद जो पी होगा वो बी के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब ये पी जो होगा 2.5 घंटा बाद वो इधर को लौटेगा, इधर को वापिस होगा। तो अब एक चीज करते हैं कि हम इसको पहले मिटा देते हैं, वरना अभी आप पढ़ने नहीं पड़ेगा। पहले जितना आप कर लिए हैं उतना पहले आपको मिटा के हम एकदम साफ साफ लिख के दिखाते हैं ना। तो देखो अब सिचुएशन समझाते हैं क्या हो गया। ठीक, जस्ट वन सेकंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2.5 घंटा हो चुका है, पी यहाँ पे पहुंच चुका है, क्यू यहाँ कहीं पे पहुंच चुका है, यहाँ से चलना यहाँ पे मिला था, क्यू भी यहाँ पे मान लो पहुंच चुका है, और अब पी यहाँ से चलना शुरू करता है। एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि 2.5 घंटा में 2.5 घंटा जब, क्योंकि 2.5 घंटा में तो यहाँ पे पहुंच गया, तो ये भी तो कहीं ना पहुंच यानी कि मिलने के बाद पहुंचा होगा। देखते हैं ये कितना दूर चला गया। ठीक, 15 की स्पीड ये है और यानी कि ये उल्टा दिशा में जा रहे हैं। ठीक, धारा की दिशा ये है, उल्टा दिशा में जा रहे हैं धारा के, तो यानी घटा देंगे 15 में से 5 घटाएंगे, विपरीत दिशा में जा रहा है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 की स्पीड से जा रहा है, इनकी रिलेटिव स्पीड 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भैया 25 किलोमीटर की स्पीड ये भी चला गया 25 किलोमीटर दूर। तो यानी कि अब 25 किलोमीटर और दूर हो गया 75। तो यानी कि अब भी जो दोबारा मिलने के लिए क्या करेगा, एक तो ये 75 किलोमीटर के जो बीच में जो दूरी है इसको पहले क्रॉस करेगा, फिर जो 25 इसने चल दिया उसको भी क्रॉस करेगा। यानी कि अब इनको पकड़ने के लिए पहले तो 100 किलोमीटर को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा उसके थ्रू ये इनको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी है, अब यानी दोबारा कब पकड़ पाएंगे वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इनका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जस्ट वन सेकंड, इसको मिटा देते हैं। इनका स्पीड और इनका स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालने जा रहे हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में दोनों अब जा रहे हैं। ठीक, यानी इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, क्यू भी इसी दिशा में जा रहा है, पी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 20 और 10,
अगर हम दोनों को, क्योंकि दोनों की दिशा देखो देखो, यानी कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है इसलिए ये इसको मिल जाएगा आके, ठीक। यहाँ पे इनका अब देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो यानी कि इनका जो आपस में रिलेटिव जो स्पीड होगा वो घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो यानी 10 बचेगा, तो यानी इसको काट देंगे तो यानी कि 10 घंटा बाद जाके ये इनको मिल जाएगा, ठीक। तो देखो कितना समय टोटल हो गया, 10 घंटा हो गया, और 2.5 घंटा यहां चला था, ठीक, और 7.5 घंटा पहले चला था, तो यानी कि टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 20 घंटा लग जाएगा ना। तो ये 20 घंटा, अगर यानी कि दो ऑप्शन में हमारा 20 ना होता तो वैसे तो हम लगा सकते हैं ना, पर हमें अब दूरी भी निकालना पड़ेगा, और दूरी कहां से बताना है हमें, बी से कितना दूरी चला है, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको बी से दूरी कितना चला है। देखो 20 घंटा बाद ये दोनों मिलेंगे, और यहाँ पे ये बी है, ठीक, और यहाँ पे ये हमारा पी है। 20 घंटा में पी आके यहाँ पे क्यू के साथ मिल जाएगा, क्यू के साथ मिल जाएगा। हम देखेंगे कि पी क्योंकि यानी कि पानी के विरुद्ध काम कर रहा है, तो इसलिए 15 और 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। तो 10 की स्पीड है, और यानी कि 20 घंटे में 200 किलोमीटर ये चल जाएगा, तो यानी कि 200 हो जाएगा, 20 से जो दूरी हो जाएगा मिलने वाला वो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। आप वीडियो को पीछे करके बार बार देख लेना, समझ लेना, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो समझ लेना, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो चलो देखते हैं, बहुत बड़े सवाल था। अगले सवाल करें कि 100 पदों का माध्य इतना है, मानक विचलन इतना है। मानक विचलन मतलब बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वो 3 है, और जो माध्य है, जो मीन है, वो कितना है, 50 है। और यानी कि 100 वर्गों के योग, वर्गों के योग निकालने के लिए तरीका तक क्या होता है, वर्गों का, सभी वर्गों का योग निकालने का सूत्र एक होता है, n गुणे में जितने लोग हों उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी मीन है आपका उसका स्क्वायर कर दो, यानी जो भी माध्य है, ठीक। उसके बाद देखो ये कितना है, हमें ये चाहिए, हमें यहाँ पे ये कितना है, 100 लोग हैं, एस डी कितना हमारा 3 है, 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, प्लस में मीन का स्क्वायर यानी 50, 50 का स्क्वायर 50, 2500 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 2500 9 हो जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो पीछे 0 हो जाएगा, जो कि आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। 5% लोग इसको लगा पाए, तो देखो एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक, और तीनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो यानी कि पूरे 52 पत्ते में से इक्का कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं, और हमें उनमें से बारी बारी से निकालना है, ठीक। 3 पत्ते यानी 3 निकालना है, तो 4 बटा पूरा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। टोटल को नीचे लिखते हैं, और मतलब कि जिस घटना के घटित होने की बात होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 में से यानी कि एक पत्ता तो निकल गया, तो यानी कितने पत्ते बचे, नीचे 51 पत्ते कुल बचे हैं। उन 51 पत्ते में से 4 इक्का होते हैं, 4 इक्का में से एक इक्का निकल गया, अब 3 इक्का बचेंगे। इसी तरीके से फिर से, अब क्योंकि दो पत्ते निकल चुके हैं, तो अब यानी इसमें 50 पत्ते बचे हैं, ठीक। और इक्का 4 होते हैं, 4 में से मतलब 2 पत्ते हमने निकाल लिया, अब कितने पत्ते बचे, 2 पत्ते। मतलब इसको आप इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक। 17 3 51 हो जाएगा, और 13 चुको 52 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 थे 35 और 5 थे 15, ऊपर कितना हो जाएगा 1, और नीचे 5 बचेगा, मतलब यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि इसको गुणा भी कर सकते हो, 17 थे 51 और 17 5 22 हो जाएगा, और 25 से गुणा करेंगे, 25 से करना 25 2 हो जाएगा, 25 दून 25 2 52, 25 दून अच्छा 5 हासिल बचेगा, तो 25 दून 50 5 55, ठीक। तो 55 25, हाँ यही हो जाएगा, ठीक। चलो सवाल नंबर 24, इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी 3 साझेदारी हैं, तो यहाँ पे ये इस अनुपात में इनका है, ठीक। तो नीचे बटम जो है, इसको बटा में नहीं रखना हमें, तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से गुणा कर लेंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 40, 40 से हम गुणा कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे इसमें 8 में, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और सी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुणे में 8, क्योंकि यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा। फिर 7 बटा 2 में 40 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। 2 को 40 से गुणा करेंगे ना, मतलब भाग करेंगे तो 20 बचेगा, 20 दून 40 होता है, तो 7 गुणे में 20 हो जाएगा। उसके बाद में 8 5 40, यानी कि हो जाएगा हमारा 15 गुणे में 5। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आगे कह रहे हैं वो करना है, कह रहे हैं 4 महीने बाद
यानी कि ये पैसा इन्वेस्ट किए कितना 4 महीने तक। अब क्या कर रहे हैं कि 52% की वृद्धि हो जाती है, मतलब ए ने क्या कर दिया 52% वृद्धि कर दिया। तो 62% क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 12 है ना, ये होता है 5/8 होता है। तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13/8 कर देते हैं। तो यानी कि टोटल इतना था, इसका क्या कर दिए हैं 13/8 कर दिए हैं। तो ये गुणा कर लेंगे, तो अब टोटल ये ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक। और क्योंकि 4 महीने बाद किया है तो बाकी बचा 1 साल में, अगर बाकी बचा 8 महीने हो गए, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि शुरू से 12 महीने के बाद लाभ इतना है, तो देखो अब इनमें तो कुछ बताया रहे, बी और सी तो कुछ कर नहीं रहे हैं चुपचाप से, तो इनको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी समय किया उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इनके लाभ का रेशियो आ जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे, तो वैसे 4 का ट्रा काट दो, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से इसको भी काटना पड़ेगा, तो इसको काट लो। अच्छा, 4 3 12 और 4 3 12, और तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, नहीं कटेगा, ठीक। तो 11 8 ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 88, और नीचे 11 दून 22, नहीं 13 दूना 26, और 26 और 11 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 8 6 14 4 हासिल होगा, 8 2 16 17 और 2 1 3, यानी कि ए ने टोटल ए का 374 हो गया। और ये 7 3 21 दून 42 420 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 15 15 225 हो जाएगा, ठीक। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये हमारा टोटल लाभ बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5, 2 दूना 4, 7 4 11 की 1, और 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 13 85 84, इससे भाग करेंगे, और कह रहे हैं कि ए का धनराशि बताओ, तो ए कितना हमारा 374, तो इसी से हमें बताना है, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 ये 9 होगा, ठीक, ये 9 हो जाएगा हमारा। तो इसको इससे भाग करेंगे, तो भैया देखो इतना बड़ा है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में छोड़ो, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा या मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो देखो एक बार में तो सबसे पहले जाएगा, ये ले जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ से घटाएंगे कितना 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। और ये 8 उतार लो, तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि 1000 है 3000 है, लगभग 3 बार में जाएगा, तो 3 19 23 57 हो जाएगा, और 10 23 30 हो जाएगा, ठीक। एक बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 उतार लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 6 बार में चला जाएगा ना, 19 छक्का 114 हो जाएगा, और 6 का नम 6 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 136 आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, मतलब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 136 आ जाएगा, तो 136 और 136, और हमें यहाँ पे 174 करना है, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ना मतलब आप जो जिस तरीके से करना कर पाओ उस तरीके से आप कर लेना। हो सकता है कि आप ऐसे करो ना, एक तो बेसिक तरीका जो होता है जो आपने बहुत पहले सीखा है बचपन से ना, और एक तरीका ये होता है, और है ना ऐसे करके जो लिखते हैं 374, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो, पर हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है। तो यानी कि 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 2 बचेगा हासिल, और 4 3 12, और 7 छंग 42, 2 44 10 54, 54 20 56, ठीक। तो यानी कि 56 मतलब कि 5 हासिल हो जाएगा, और यानी कि लास्ट में हमारा 64 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। चलो अगला देखते हैं, 25 नंबर आखिरी नंबर सवाल है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समकोण प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज का है। देखो जब कभी भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा तो प्रिज्म में क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि जो उसका आधार है वो क्या है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब यानी कि इसकी भुजा की माप बता दी है 4 सेंटीमीटर है। यदि यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यानी कि देखो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आपको बता दूं मैं, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो इसके पहले वाला जो मॉक टेस्ट 1 है उसमें मैंने प्रिज्म को मैंने बताया है कि कैसे आप प्रिज्म का सूत्र बना सकते हो, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि इसमें क्या होता है, आधार का जो भी परिमाप होता है, जो भी परिमाप होता है
उसमें से हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब कितना है, क्योंकि भैया ये यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी सब भुजाओं को जोड़ दो तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज ये होता है, समबाहु त्रिभुज ये 4 4 4 3 का परिमाप कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुणे में हाइट, हाइट हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर हमें भुजा पता हो तो। हाइट निकालने के लिए फार्मूला होता है √3/4 होता है, गुणे में जो भुजा होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर यानी कि 2√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो कि रियल वैल्यू, ये तो हमारा मतलब कि जो भी रियल वैल्यू कितना है, 120 है। ठीक, अब हम देखेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 2 पंचे हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 5/√3। तो ये आ गया हमारा, इतना मल्टीप्लाई करना है जो भी रेशियो वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है तो प्रिज्म का आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि प्रिज्म के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, जो भी यानी कि आधार है उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का, तो यानी कि भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, और गुणे में हाइट, हाइट हमारे पास कितना है, तो हाइट यहाँ पे हमारे पास 2√3 है, और गुणे में यानी कि जो रियल वैल्यू से हमें रियल वैल्यू इतने गुना है, 5/√3 गुना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रियल वैल्यू पता चल जाए, वही हमारा रियल आयतन पता चल जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 और ये √3 ये हो गया। ठीक, तो 40√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, 25 सवाल आपके पूरे खत्म हो गए, और अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मॉक नंबर 3। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।